नमस्कार, मेरा नाम है जीशा और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। आज खर्चा पानी में बात करेंगे कि बाबा रामदेव हेल्थ के बाद वेल्थ की दुनिया में कौन सा योग आजमा रहे हैं। रामदेव की अगुवाई वाली कंपनी रुचि सोया का 4,300 करोड़ रुपए का एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर आज से 4 दिन के लिए खुल गया है। क्या है यह एफपीओ और यह आईपीओ से कितना अलग होता है? साथ ही बात करेंगे इकोनॉमी में हो रहे बदलावों की, शेयर बाजार के बाद भारतीय बॉन्ड से पैसे निकालते विदेशियों की, और यह भी कि देश की निर्यात 400 बिलियन डॉलर के पार जाने का क्या मतलब है। इकोनॉमिक इश्यूज पर बात करने के लिए आज हमारे साथ होंगे इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार सिन्हा। साथ ही आपको आज की आर्थिक सुर्खियां और शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव की भी जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले बात पतंजलि ग्रुप की कंपनी रुचि सोया के एफपीओ की। रुचि सोया नाम शायद आपने कुछ साल पहले भी सुना हो, जब यह कंपनी दिवालिया होने के प्रोसेस से गुजर रही थी। बाद में इसे पतंजलि का सहारा मिला। बाबा रामदेव ने अपनी कारोबारी ताकत झोंकते हुए इसे फिर से खड़ा करने का बीड़ा उठाया। कंपनी के शेयरों में पिछले कुछ समय में भारी उठापटक हुई। फिर पतंजलि की ओर से एक्विजिशन और एफपीओ की मंजूरी मिलने के बाद कंपनी के शेयर्स ने एक बार फिर उड़ान भरी। आज यही एफपीओ पब्लिक से करीब 4,300 करोड़ रुपए जुटाने के लिए लाया गया है। यह 28 मार्च तक खुला रहेगा। इसका प्राइस बैंड 615 रुपए से 650 रुपए तय किया गया है, यानी इस रेट पर आपको कंपनी के शेयर मिल सकते हैं। प्राइस बैंड की घोषणा होने के बाद से कंपनी के शेयरों में काफी गिरावट आई है। ऐसे में एक हफ्ते पहले के दाम के मुकाबले यह प्राइस करीब 35% सस्ता है। आईपीओ की तरह ही इसका लॉट साइज भी है। किसी भी इन्वेस्टर को कम से कम 21 शेयरों वाला एक लॉट खरीदना होगा। एफपीओ की लॉन्चिंग के मौके पर बाबा रामदेव ने कहा कि मुझे देश को हेल्थ के बाद अब वेल्थ देने का मौका मिला है। आपको यह भी बताते चले कि यह वही एफपीओ है जिसे लेकर कुछ महीने पहले बाबा को सेबी की कड़ी फटकार सुननी पड़ी थी। बाबा ने एक योगा सेशन के दौरान ही लोगों से इसमें इन्वेस्ट करने की अपील कर दी थी। अब जानते हैं कि आईपीओ की तरह दिखने वाला एफपीओ कितना अलग है, यानी आईपीओ और एफपीओ में क्या अंतर होता है। सबसे पहला अंतर तो यह है कि आईपीओ एक बिल्कुल नई कंपनी लाती है जो शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं होती, जबकि एफपीओ एक लिस्टेड कंपनी लाती है। इसका मकसद कारोबार में विस्तार के लिए पैसा जुटाना होता है। अभी रुचि सोया में पतंजलि की हिस्सेदारी करीब 99% है, जबकि पब्लिक होल्डिंग लगभग 1% ही है। इस 4300 करोड़ रुपए के एफपीओ के बाद पब्लिक होल्डिंग बढ़कर 19% हो जाएगी, जबकि पतंजलि की हिस्सेदारी घटकर 81% रह जाएगी। दूसरा अंतर यह है कि चूंकि आईपीओ लाने वाली कंपनी लिस्टेड नहीं होती, इसीलिए उसके बारे में लोगों को ज्यादातर जानकारी नहीं होती है। दूसरी ओर एफपीओ लाने वाली कंपनी के फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स की जानकारी सभी को होती है। ऐसे में आईपीओ के मुकाबले एफपीओ कम जोखिम वाला माना जाता है। तीसरा अंतर यह है कि आईपीओ के प्राइस बैंड को लेकर यह डाउट बना रहता है कि प्राइस रीजनेबल है या नहीं। जैसा हम पेटीएम के आईपीओ में देख चुके हैं, यह अपने आईपीओ प्राइस से 75% तक गिर चुका है। अब कहा जा रहा है कि यह ओवरवैल्यूड था, लेकिन एफपीओ के मामले में कंपनी के रीजनेबल प्राइसिंग का अंदाजा लगाना आसान होता है। हम यहाँ यह भी साफ कर दें कि हमारा मकसद आपको किसी आईपीओ या एफपीओ में निवेश की सलाह देना नहीं है। कोई भी निवेश डिसीजन लेने से पहले आपको रजिस्टर्ड एडवाइजर्स की सलाह लेनी चाहिए। अब आते हैं आज की चर्चा पर। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में 8 हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स के आधार पर कहा गया है कि भारत की ग्रोथ स्टोरी फरवरी में मजबूत होती दिख रही थी। हालांकि इसके बाद यूक्रेन संकट आ गया। अगर यूक्रेन वॉर नहीं होता तो रिकवरी की रफ्तार कुछ ज्यादा ही होती। हमने एक्सपर्ट से जानना चाहा कि वो इस रिपोर्ट को कैसे देखते हैं। जहां तक हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स का सवाल है, उनमें एज सच कोई बहुत ज्यादा मजबूती पिछले कई महीनों से नहीं दिखी। पर इतना जरूर था कि जैसे जैसे कोविड की समस्या से हम धीरे धीरे उबर रहे थे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज नॉर्मल होती जा रही थी, तो उसका थोड़ा बहुत असर जो है कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के ऊपर दिखने लगा था।
खास करके फेस्टिवल सीजन में के आसपास जो है हमने जो कुछ सेल्स कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की देखी थी या ऑटो सेक्टर में देखी थी, वो शायद इस तरफ पॉइंट आउट कर रहे थे कि शायद डिमांड धीरे-धीरे रिवाइव हो रही है इकोनॉमी में। पर जैसे ही फेस्टिवल सीजन खत्म हुआ और उसके बाद के जब आंकड़े आने शुरू हुए, तो वो बहुत एनकरेजिंग नहीं थे। और फिर जब जनवरी के महीने में और फरवरी के महीने में ओमिक्रॉन का जो है वेव आया, तो ये अंदेशा था कि जो थोड़ा बहुत सुधार हमें देखने को मिला, शायद उसको थोड़ा बहुत झटका लगेगा। तो अगर आईआईपी के नंबर की तरफ हम ध्यान दें, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नंबर पे, तो वो मात्र 1.3% से जनवरी के महीने में बढ़ा है। और खास करके अगर उसकी डिफरेंट कंपोनेंट्स को देखें, तो तकरीबन जो है कोई भी कंपोनेंट कोई बहुत एनकरेजिंग साइंस नहीं शो कर रहे थे। खास करके जो 2 कंपोनेंट है जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, उसमें नेगेटिव ग्रोथ था, कैपिटल गुड्स हैं उसमें भी नेगेटिव ग्रोथ था। तो ये बहुत एनकरेजिंग साइंस नहीं थे। परंतु अगर थोड़ा-सा उसको फ्लिप करके दूसरे तरीके से देखें कि जो ये आउटपुट लेवल है इंडस्ट्री का, वो प्री कोविड लेवल से ज़्यादा है या कम है। तो उस संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि जनवरी में चाहे ग्रोथ जो है वाई-ओ-वाई ग्रोथ वो 1.3% ही थी, परंतु आउटपुट लेवल जो है वो प्री कोविड लेवल से ऊपर चला गया। तो ये एक पॉजिटिव संकेत है, पर दूसरी तरीके से अगर देखें तो ग्रोथ में कोई बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ था पिछले साल के बनिस्बत। तो एक किस्म का जो मिक्स सिग्नल जो है वो अभी भी हमें देखने को मिल रहा है इकोनॉमी में, जो कि ये बताता है कि जो अर्थव्यवस्था में सुधार है, वो हो तो रहा है, पर वो सुधार बहुत आश्वस्त नहीं है और फ्रेजाइल है। इसको काफ़ी ज़्यादा पॉलिसी सपोर्ट की अभी ज़रूरत है, तभी ये जो है एक किस्म से सस्टेन्ड लेवल पे रिकवर कर पाए। वॉलेटाइल मैक्रो इकोनॉमी ने भारतीय बॉन्ड में निवेश करने वाले विदेशी इन्वेस्टर्स की चिंताएं बढ़ा दी है। शेयरों से तो पहले ही एफआईआई बाहर निकल रहे थे, अब क्या फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में भी बिकवाली शुरू होगी? हम अभी जिस दौर से गुजर रहे हैं वो काफ़ी अनसर्टेन दौर है, अनसर्टेन टाइम्स है। तो जो ये अनसर्टेन टाइम्स होता है उसमें ये चीज़ पता करना कि आने वाले समय में जो इंटरेस्ट रेट है उसकी ट्रैजेक्टरी क्या रहेगी और जो बॉन्ड के प्राइसेस हैं उसकी मूवमेंट क्या रहेगी, ये बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। और सबसे ज़रूरी बात जो विदेशी निवेशकों के लिए होती है वो ये होती है कि आपकी जो करेंसी है उसका लेवल जो है वो कितना फ्लक्चुएट करता है, क्योंकि वो अपना पैसा डॉलर्स में लाते हैं, उसको रुपी में कन्वर्ट करते हैं और फिर यहाँ के जो बॉन्ड्स है उसमें निवेश करते हैं। अब अगर जो मौजूदा हालात हैं इसमें अगर रुपी काफ़ी तेज़ी से डेप्रिशिएट करता है और कुछ हद तक डेप्रिशिएट किया भी है जो हमने देखा है, तो ऐसी स्थिति में होता ये है कि विदेशी निवेशकों की जो इनकम है या जो रिटर्न्स है बॉन्ड्स के ऊपर, वो जब एक बार पुनः रुपए से वो डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, तो वो कम हो जाती है। मैं थोड़ा विस्तार से आपको बताता हूँ। मान लीजिए वो ₹100 का निवेश करते हैं बॉन्ड मार्केट में और उसके लिए वो जो है $5 लेके आते हैं। तो $5 को कन्वर्ट करके उन्होंने ₹100 में यहाँ पे बॉन्ड में निवेश कर दिया। अब दिक्कत ये है कि अब जब उन्हें लगा कि यहाँ पे स्थिति खराब है और हमें यहाँ से निकलना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में अब वो ₹100 का उन्हें $5 नहीं मिल रहा है, वो $4.5 ही मिल रहा है, क्योंकि जो है डॉलर एप्रिशिएट कर गया है और रुपी डेप्रिशिएट कर गया है। तो रुपी में मान लीजिए आपने 5% कमाया भी, तो उसमें से कुछ पोर्शन तो आपका अपने रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करने में निकल गया। तो नेट-नेट जो आपको रिटर्न मिला वो 5% का भी नहीं मिला। तो ये जो है एक बहुत बड़ी समस्या विदेशी निवेशकों के साथ रहती है कि इस किस्म की जब असमंजस की स्थिति होती है जिसमें क्लियर का डायरेक्शनल मूवमेंट का ठीक-ठीक पता नहीं होता है। तेल की कीमत कभी $139 हो जाती है,
कभी घट के 100 के नीचे चली जाती है, आज फिर 120-21 के आसपास पहुंची हुई है। तो ऐसे में आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसकी मूवमेंट को समझना मुश्किल है, और उसी से जुड़ा हुआ जो मुद्दा होता है वो रूपी डॉलर का मुद्दा होता है। तो ये तमाम चीजें जो है अल्टीमेटली जो एफआईआईज हैं उनको इन्फ्लुएंस कर रही हैं, और जिसका नेट नेट नतीजा ये है कि पहले तो उन्होंने इक्विटी मार्केट से अपना हाथ खींचा, और अब धीरे धीरे बॉन्ड मार्केट से भी हाथ खींच रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले समय में हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़े। अगर इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो बॉन्ड पोर्टफोलियोज है उसके ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। मौजूदा वित्त वर्ष में पहली बार एक्सपोर्ट $400 बिलियन के पार गया है। प्रधानमंत्री ने भी इस पर खुशी जताई है। तमाम नेगेटिव फैक्टर्स के बीच यह अचीवमेंट हमारी इकोनॉमी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, देखिए एक्सपर्ट ने क्या कहा। हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उस दौर में एक्सपोर्ट का 400 बिलियन क्रॉस करना डेफिनेटली एक माइलस्टोन है, क्योंकि अगर पिछले कई सालों के आंकड़े उठाकर आप देखें तो एक्सपोर्ट्स जो है वो कभी भी अच्छा नहीं कर रहा था। इनफैक्ट द हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्सपोर्ट्स जो हमने पिछले कुछ सालों में अटेन किया वो तकरीबन $330 $330 बिलियन का था, जो कि हमने 18-19 में अटेन किया था। और जो है 14-15 से ये टारगेट था कि हमें अपने एक्सपोर्ट्स को पहले तो 400 बिलियन के ऊपर ले जाना है और फिर 500 बिलियन के ऊपर ले जाना है। परंतु ये टारगेट पिछले 7-8 साल से हम अचीव करने में असमर्थ रहे थे, क्योंकि जो इन जनरल ग्लोबल ट्रेड एनवायरनमेंट था वो काफी नेगेटिव था, और उसमें भारत के लिए जो है अपने एक्सपोर्ट्स को गति देना मुश्किल हो रहा था। परंतु कोविड लॉकडाउन के बाद जो हमने स्थिति देखी उसमें ऐसा लगता है कि दो चीजें हुई। एक तो जो ये ट्रेड फ्रिक्शन या ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस का जो माहौल पैदा हो गया था उसमें कुछ हद तक कमी आई, और साथ ही साथ जो एडवांस्ड इकोनॉमीज है उसमें जो वहाँ की सरकारों ने जो फिस्कल स्टिमुलस दिया है उसकी वजह से अब जैसे अगर आप यूएस की बात करें तो वहाँ पे हाउस होल्ड की इनकम गिरने की बजाय और बढ़ गई है, जबकि ऐसा और अन्य देशों में नहीं हुआ। हमारे यहाँ पे तो जो हाउस होल्ड की इनकम है कोविड और उसकी तमाम वजहों से एक्चुअली गिर गई है, परंतु यूएस में ऐसा नहीं हुआ। और खास करके ऐसी स्थिति में जब एडवांस्ड इकोनॉमी में फिस्कल स्टिमुलस दिया गया, लोगों के हाथ में पैसा पहुंचा, परंतु लॉकडाउन की स्थिति में उनके पास इस पैसे को बहुत सारी चीजों पे खर्च करने का कोई ऑप्शन नहीं था। तो उन लोगों ने उसको अपने कंज्यूमर ड्यूरेबल्स या उनकी जो इस किस्म की जो चीजें हैं जो ड्यूरेबल नेचर की थी, चाहे वो गाड़ियां हों, चाहे फ्रिज हो, चाहे ऐसी चीजों को पे खर्च करना शुरू किया, ताकि वो अपने घर को या हाउस होल्ड की चीजों को अपग्रेड कर सके। तो नतीजन जो है ऐसी चीजों की डिमांड बढ़ी, और काफी हद तक इस डिमांड ने जो है इमर्जिंग इकोनॉमीज को के एक्सपोर्ट को सपोर्ट दिया, इंक्लूडिंग इंडिया। और पहली बार भारत में अगर आप देखें तो मार्च 2021 में जो एक्सपोर्ट्स है वो पहली बार मंथली बेसिस पे $30 बिलियन से ऊपर गया। और जो ज्यादा आश्वस्त करने वाली बात है वो ये है कि ये तब से लेकर अभी तक $30 बिलियन से ऊपर ही बना हुआ है, जबकि उसके पहले एक भी साल में एक भी महीना ऐसा नहीं था जिसमें कि हमारा जो एक्सपोर्ट्स है वो $30 बिलियन के ऊपर गया हो। तो इस हिसाब से ये एक अच्छी उपलब्धि है, और इसकी वजह से जो है कुछ हद तक अर्थव्यवस्था को सहारा भी मिला है, सपोर्ट भी मिला है, क्योंकि काफी जो गुड्स एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं उसमें इंजीनियरिंग गुड्स हैं, पेट्रो केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशलिटी केमिकल्स हैं और फार्मास्यूटिकल्स हैं। परंतु जो थोड़ा बहुत वरीसम एरिया है वो जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है,
चाहे वो क्लोथिंग गारमेंट्स हो या लेदर प्रोडक्ट्स है, उनमें उस किस्म का उछाल नहीं देखने को मिला है जो कि इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स में मिला है। तो जो पूरा फ़ायदा है हमें, वो थोड़ा मैं कहूँगा कि मिक्स्ड है। एक्सपोर्ट्स टारगेट अचीव करने में हम सफल हुए, पहली बार 400 बिलियन का आंकड़ा पार किया, ये एक बहुत अच्छी उपलब्धि है। परंतु थोड़ा वरीसम फैक्टर ये है कि जो हमारी एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव एक्सपोर्ट सेक्टर है, उनको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। परंतु नेट-नेट जो स्थिति है वो ये है कि एक्सपोर्ट्स फिलहाल एक अच्छे स्तर पे है और अगर इस स्तर पे रहता है आने वाले समय में भी, तो इसका अच्छा खासा असर हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर पे भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे कि कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन को लेकर के काफ़ी बड़ी समस्या थी। तो कुछ हद तक वहाँ पे मिलेगा। परंतु ये तो आने वाला समय बताएगा कि भई एक्सपोर्ट्स जो हमने अभी तक देखा है वो सस्टेन आगे भी होता है। चलते चलते आज की आर्थिक सुर्खियां। इकोनॉमी में स्टेबिलिटी के संकेतों के बीच जहां एक और तमाम बैंक फंड रेजिंग के लिए बड़े बड़े सौदे कर रहे हैं, वहीं फिक्स डिपॉजिट के रेट भी बढ़ाने लगे हैं। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक के बाद अब बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी एफडी पर ब्याज दरें बढ़ा दी है। हालांकि ज्यादातर बैंकों ने 10 बेसिस पॉइंट से लेकर 20 बेसिस पॉइंट रेट ही बढ़ाए हैं, लेकिन आरबीआई के पॉलिसी रेट पर लंबे समय से रोक के बीच यह बढ़ोतरी बताती है कि जल्द ही कम ब्याज के दिन खत्म होने वाले हैं और आगे आपको सभी लोन पर ज्यादा ब्याज देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। दूसरी खबर क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वालों के लिए है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार 1 अप्रैल से सभी बैंकों और क्रिप्टो एक्सचेंजों से क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स मांगने वाली है। जैसा कि आपको पता ही है कि क्रिप्टो से कमाई पर 1 अप्रैल से 30% टैक्स लगने वाला है। ऐसे में सरकार बैंक डिटेल्स के जरिए हर ट्रांजैक्शन पर नजर रखना चाहती है। और अब मार्केट अपडेट्स। स्टॉक मार्केट में आज सुबह भारी गिरावट के बाद आखिरकार दोनों सूचकांक फ्लैट बंद हुए। सेंसेक्स 89% पॉइंट और निफ्टी 22 पॉइंट नीचे बंद हुए। तो ये था आज का खर्चा पानी और इसको लिखा है हमारे साथी प्रमोद ने। शुक्रिया।